गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक है पराग अभिकर्मक या पराग कारक अध्याय 3। वंदना, हमने आपको परागण के बारे में बता दिया, परागण के प्रकार। अब पराग कारक या पराग अभिकर्मक क्या होते हैं? वंदना, वे जैविक एवं अजैविक कारक जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं, पराग अभिकर्मक या परागकारक कहलाते हैं। वे जैविक या अजैविक कारक जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में या स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं, पराग अभिकर्मक या परागकारक कहलाते हैं। पराग अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, जैसे अजैविक पराग अभिकर्मक, अजैविक पराग अभिकर्मक एवं जैविक पराग अभिकर्मक। अजैविक पराग अभिकर्मक के दौरान हम इसे अजैवीय परागण भी कहते हैं या अजैविक परागण भी कहते हैं। इसमें देखो, ये वायु और जल दो आते हैं इसके अंदर, तो वायु द्वारा परागण और जल द्वारा परागण, अर्थात ये अजैविक होते हैं दोनों कारक। अर्थात अजैविक कारकों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? अजैविक परागण कहलाता है। इस प्रकार जैविक पराग अभिकर्मक अर्थात ऐसे अभिकर्मक जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाते हैं, जैविक अभिकर्मक कहलाते हैं। ये जंतु परागण भी कहलाता है। ये इसमें कीट द्वारा परागण होता है, पक्षी द्वारा, गिलहरी द्वारा, भौहों द्वारा, चमगादड़ द्वारा और मनुष्य द्वारा और कुछ बंदरों के द्वारा भी होता है। तो आप देखिएगा मानव जगत में 80% से अधिक कीट परागण होता है कीटों द्वारा, उसमें भी मधुमक्खी के द्वारा। फिर पक्षी के द्वारा गुलमोहर पक्षी होता है, बर्ड, उसके द्वारा भी होता है। और गुलमोहर पादप में गिलहरी के द्वारा परागण होता है। भौहों में सर्पवृक्ष होता है, उसके द्वारा भौहों के द्वारा होता है। और चमगादड़ के द्वारा कदम एवं कसनार, क्योंकि इसके पुष्प कदम एवं कसनार के पुष्प रात्रि में खिलते हैं और रात्रि में ही चमगादड़ अपने घरों से बाहर आते हैं। तो कदम एवं कसनार में चमगादड़ द्वारा होता है और मनुष्य के द्वारा भी हो जाता है, और जल के प्राणी के द्वारा भी हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने आपको पराग अभिकर्मक के बारे में चर्चा करनी है। तो आप देखिए पराग अभिकर्मक, इसमें परिभाषित होगा कि वे जैविक, देखो वे अजैविक एवं जैविक कारक जो वे अजैविक एवं जैविक कारक जो पराग कणों को परिभाषित है। वे अजैविक एवं जैविक कारक जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, तो उन्हें पराग अभिकर्मक
कहते हैं, पराग अभिकर्मक में परागकारक कहते हैं। तो वे जैविक एवं अजैविक कारक जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, तो उन्हें पराग अभिकर्मक के परागकारक कहते हैं। अब देखिएगा, पराग अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजैविक पराग अभिकर्मक और दूसरा है जैविक पराग अभिकर्मक। तो देखिए, पराग अभिकर्मक पराग अभिकर्मक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पराग अभिकर्मक के परागकारक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, अजैविक पराग अभिकर्मक अजैविक पराग अभिकर्मक, इसे हम अजैविक परागण भी कहते हैं। अजैविक अजीवीय परागण, ये क्या होते हैं देखिएगा, अजैविक पराग अभिकर्मक या परागकारक वे होते हैं जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पराग तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो वायु द्वारा पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के मध्यजात तक पहुंचते हैं, इसलिए इसे वायु परागण कहते हैं। और जल द्वारा भी पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाए जाते हैं, इसलिए इसे जल परागण कहते हैं। इसमें देखें हम लोग, देखें इसमें पराग कणों का स्थानांतरण किसके अंदर, अजैविक परागण कारक के अंदर। इसमें पराग कणों का स्थानांतरण, इसमें पराग कणों का स्थानांतरण वायु एवं जल द्वारा होता है। वायु एवं जल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु एवं जल द्वारा होता है। जो एक संयोगात्मक घटना होती है, जो एक संयोगात्मक घटना होती है, कोई संयोगित है वायु द्वारा किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प या दूसरे पुष्प तक पहुंचे हैं, तो संयोगात्मक घटना तो होती है। मतलब जरूरी नहीं पहुंचे भी नहीं भी पहुंच जाए तो वायु द्वारा परागण। तो इसमें कौन से में अजैविक पराग अभिकर्मक, तो ये ऐसे विकर्मक ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा पराग कणों को पुष्प के मध्यगात तक पहुंचाया जाता है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा। इसी आधार पर अजैविक पराग अभिकर्मक दो प्रकार होते हैं, वायु पराग अभिकर्मक तो इसे वायु परागण बोलते हैं, जल अभिकर्मक तो इसे जल परागण बोलते हैं। तो यह एक संयोगात्मक घटना होती है जिनके द्वारा जल एवं वायु इसके द्वारा परागकणों को पहुंचाया जाता है। इसमें आगे देखिए, अर्थात इसकी अनिश्चितता और परागकणों की क्षतिपूर्ति। आगे देखिए, अगला पॉइंट है अर्थात इसकी
अर्थात इसको प्रमाण में अर्थात इसकी अनिश्चितता अर्थात इसकी अनिश्चितता और परागकणों की क्षतिपूर्ति और परागकणों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधों द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु पौधों द्वारा परागकणों पौधों द्वारा बीजाणु की तुलना में पौधों द्वारा बीजाणुओं की तुलना में परागकणों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। परागकणों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो देखिए अजैविक परागण में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि परागण वर्तिका पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, वायु द्वारा जल द्वारा। इसलिए पादपों द्वारा एक अनुकूलन विकसित किया गया कि बीजाणुओं की तुलना में परागकणों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, ताकि वह प्रकीर्णन के साथ में दूसरे पादप तक या दूसरे पादप के पुष्प तक आराम से पहुंच जा सके। तो जरूर तो अनिश्चितता की जाती है क्या कि परागकणों की क्षतिपूर्ति, यदि परागकण नष्ट हो गए तो और अधिक परागकण उत्पन्न हो जाए और क्षतिपूर्ति कर सकें। ये पराग इसलिए तो इसकी अनिश्चितता और परागकणों की क्षतिपूर्ति हेतु या परागकणों की क्षतिपूर्ति के लिए पौधों द्वारा बीजाणुओं की तुलना में परागकणों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। बहुत सारे परागकण होते हैं। बीजाणु एक होगा, एक बीजाणु के दो होगा, दो बीजाणु और अनेक होंगे तो बहु बीजाणु जाएंगे कहते हैं। आगे देखो इसमें अपने पौधों द्वारा अजैविक कारकों का उपयोग किया जाता है। अतः पौधों द्वारा अजैविक कारकों या अजैविक अभिकारकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो अजैविक अभिकारकों, अजैविक पराग कारकों या अभिकर्मों के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है। तो देखिए इस प्रकार अजैविक पराग कारकों इस प्रकार अजैविक पराग कारकों के आधार पर अजैविक पराग कारकों के आधार पर परागण दो प्रकार का होता है।
परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। पहला है वायु परागण, मतलब वायु द्वारा होने वाला परागण। पहला है, देखिए, वायु परागण। ध्यान देना, वायु द्वारा पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे वायु परागण कहते हैं। ध्यान देना, इसमें लिखें, वायु द्वारा पराग कणों का वायु द्वारा पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, वायु द्वारा पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण वायु परागण कहलाता है। वायु परागण कहलाता है। जैसे मक्का एवं घास, किसमें होता है? एक उत्पादकों में मक्का एवं घास कुल के पौधे, कोई कुल के पौधे, मक्का एवं घास कुल के पौधे। देखिए, वायु परागण एक सामान्य प्रकार का परागण होता है। बात है भाई, वायु परागण एक सामान्य प्रकार का परागण होता है, जिसमें परागण हेतु हल्के एवं चिपचिपे परागकणों का निर्माण किया जाता है। हल्के एवं चिपचिपे रहित परागकणों का निर्माण किया जाता है, ताकि वो वायु में आसानी से उड़ सकें और वर्तिकाग्र तक पहुंच सकें। यदि वो भारी होंगे तो नहीं उड़ पाएंगे, और चिपचिपे होंगे तो नहीं उड़ पाएंगे। तो हल्के और चिपचिपाहट रहित पराग कणों का निर्माण किया जाता है, ताकि वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच सके या पहुंचाया जा सके। इसको लिखो, यह एक प्रकार का वायु परागण, देखो, यह एक प्रकार का सामान्य परागण होता है। यह है एक प्रकार का सामान्य परागण होता है, जिसमें परागण हेतु हल्के एवं चिपचिपाहट रहित, ध्यान रहे, अनुकूल नहीं है, चिपचिपाहट रहित परागकणों का निर्माण किया जाता है। हल्के एवं चिपचिपा रहित परागकणों का निर्माण किया जाता है, ताकि वायु के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सके, ताकि वायु के साथ
वायु के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सके। यह एक सामान्य प्रकार का परागण होता है जिसमें परागण हेतु हल्के एवं चिपचिपा रहित परागणों का उपयोग या निर्माण किया जाता है। उपयोग करो इसको दरवाजे उपयोग परागणों का उपयोग किया जाता है ताकि वायु के साथ आसानी से स्थानांतरित हो सके। आसानी से स्थानांतरित हो सके। आगे देखो, अब आता है आपको जल परागण। दूसरा है इसमें एक बात और है, जैसे वायु द्वारा परागित होने वाले बनता है, वायु द्वारा परागित होने वाले पादपों के पुष्प में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं, इसको भी लिख लें आप वायु परागण में। ऐसा होता है कि वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, इसमें लिख लें इसको क्या वायु परागण में देखते रहे। इसमें देखना, वायु द्वारा परागित पुष्पों में वायु द्वारा परागित पुष्पों में वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्पों में पुंकेसर, अनावृत या लगन होते हैं। पुंकेसर पुष्पों में पुंकेसर, अनावृत लगे हुए नहीं होते हैं, अनावृत एवं नग्न, अनावृत या नग्न होते हैं, अनावृत या नग्न होते हैं। इसमें आता है कि वायु परागित पुष्पों में परागण हेतु कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, कोई दो अनुकूलन बताइए। तो पहला अनुकूलन हो गया, दूसरा देखो इसी में वायु परागण में देखो, इनमें अंडाशय बड़ा एवं पिच्छवर्ती कागज होता है। इनमें अंडाशय बड़ा एवं पिच्छवर्ती काग्र, पिच्छवर्ती काग्र युक्त तो होता है। अंडाशय बड़ा होगा और जैसे मोर को पिच्छ देते हैं पिच्छवर्ती काग्र युक्त होता है। उसको देखना, मक्के के अंदर कितने सारे पिच्छ होते हैं, मतलब वर्ती काग्र लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसा होता है अंडाशय। आगे देखो, प्रत्येक अंडाशय में एक पॉइंट है, प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड, प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड। ध्यान रहे, कोई सिकुलिया एक बीजों में केवल पुष्पों में केवल एक ही बीजाणु पाया जाता है, केवल एक बीजाणु पाया जाएगा। मैंने बताया तो पहले आपको कि क्या पुष्पों में अनेक बीजाणु पाए जाते हैं, याद देना। लेकिन मक्का, आंकड़ा, गेहूं इनमें केवल एक बीजाणु पाया जाता है। तो प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड और एक पुष्पक्रम में और एक पुष्पक्रम में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं।
असंख्य पुंकेसर, एक पुष्प है ये, असंख्य पुष्प, एक पुष्प में असंख्य पुष्प, असंख्य पुष्प पाए जाते हैं। असंख्य पुष्प, असंख्य पुष्प गुच्छ, ये करो, असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं, मतलब असंख्य पुष्पों के गुच्छे या पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में केवल एक अकेला बीजांड और एक पुष्प में असंख्य पुष्प गुच्छ पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मक्का, मक्का देखिए आपने, जैसे मक्का में जो फुदने होते हैं, लंबे लंबे जो फुदने होते हैं ना, जैसे मक्का में जो फुदने होते हैं वो वर्तिकाएं या वर्तिकाल होते हैं, जो वायु में झूलते हुए परागकणों को क्या करते हैं, आसानी से पकड़ लेते हैं। तो जैसे मक्का में जो फुदने होते हैं, फुदने, जैसे मक्का में जो फुदने होते हैं वे वर्तिकाएं एवं वर्तिकाग्र होते हैं, जो वायु में घूमते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े फुदने होते हैं, वर्तिकाएं, वर्तिका कहते हैं, पकड़ लेते हैं, इसलिए यह भुट्टे में अनुकूलन है। अतः यह भुट्टे या मक्का में एक अनुकूलन है। तो इस प्रकार मक्का में जाता अनुकूलन है ये। अतः घासों में वायु परागण सर्वथा होता है। अतः घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। अतः घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। अतः घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। अब आता है दूसरा, जल परागण, जल द्वारा परागण। दूसरा है जल परागण। जल परागण दूसरा है जल परागण, जल परागण, वाटर प्रोपगेशन। तो इसमें देखिएगा, जल द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक, जल द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना जल परागण कहलाता है। इसमें देखो, जल द्वारा परागकणों का
ये वर्तिकाग्र पर पहुंचने को जल परागण कहते हैं। जल परागण कहते हैं। यह है कठिन एवं दुर्लभ होता है। कठिन एवं दुर्लभ जो होता है कि जलीय पादपों में जल परागण पाया जाता है। तो जल की धारा के साथ परागकण बहते हैं। जरूरी है कि वो वर्तिकाग्र तक मिले या ना मिले, पहुंचे ना मिले, तो ये दुर्लभ कठिन होता है। जल द्वारा परागण जलीय पादप में होता जाता है, तो इसलिए कठिन दुर्लभ होता है। अगर देखो यह एक बिंदु पादप हो, यह है एक बीजपत्री पादपों, यह एक बीजपत्री पादपों, शैवालों, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आदि में होता है। एक पादपों, शैवालों, ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स आदि में होता है। समुद्री घासों में होता है। घासें क्या होती है? एक बीजपत्री होती है, कोई बीजपत्री पादप। तो देखो जल द्वारा परागण निम्न दो प्रकार का होता है। जल द्वारा परागण निम्नलिखित दो प्रकार से होता है, या दो प्रकार का होता है। पहला है अधो जल परागण, एक करके अधो जल परागण, अधो जल परागण। जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, अधो माने जल के अंदर होती है, तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। यह इसमें होता है समुद्री घासों में और सिरोफिल्लम, नाजस आदि में पाया जाता है। इसमें देखो जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। अधोजल परागण कहते हैं। जैसे समुद्री घासों में समुद्री घास, समुद्री घास जैसे जोस्टेरा समुद्री घास होती है। इसमें जल द्वारा परागण जल की सतह के अंदर होता है।
जल की सतह के अंदर, जल की पानी के अंदर होता है। और इसी प्रकार और भी सीरेटोफिल्म, दूसरा है पी, दिया जाएगा आपको अधिजल परागण, अधिजल परागण। जब परागण की क्रिया जल की सतह से बाहर या जल की सतह पर होती है, जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है, जल की सतह पर होती है, तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। जैसे वेलिसनेरिया हाइड्रिला कॉमन परागण होता है, जैसे वेलिसनेरिया और पोटेमोजिटाउन ये सब जल परागण में आती है। तो जल के प्रकार का होता है ना, एक तो जल की सतह होती है, सतह पर होती है जल के अंदर, इसी आधार पर जल परागण का प्रकार होता है अधोजल और अधिजल। जब जल के अंदर होती है अधिजल परागण, जल की सतह पर होती है अधोजल परागण। आज